अदालत के ठंडे कमरे में सिर्फ जज साहब के कलम की खरोंच सुनाई दे रही थी। मेरे सामने कटघरे में खददी मेरी पूर्व पत्नी कविता रह रहकर अपनी आंखों के कोने शादी के पल्लू से पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर एक झूठी बेबसी थी, एक ऐसा नाटक जिसे वो सालों से करती आ रही थी और हर बार लोग उस पर यकीन कर लेते थे। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, लेकिन दुनिया के लिए खडठयाली आंसू थे। उसे पूरा यकीन था कि आज भी हमेशा की तरह वही जीतेगी। उसे लगा था कि उसके 5 मिनट के इस तमाशे से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो नहीं जानती थी कि उसके हर एक आंसू का हिसाब आज यहीं होना था। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा, फाइल बंद की और एक गहरी नजर हम दोनों पर डाली। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। कविता के वकील ने उसे दिलासा देते हुए धीरे से कहा, फिक्र मत करो, सब हमारे पक्ष में है। ये सुनकर उसके होंठों पर एक हल्की जहरीली मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान मैं उसे कैसे भूल सकता था। यही वो मुस्कान थी जो उसने तब दिखाई थी जब उसने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकलवाया था। यही वो मुस्कान थी जो उसने तब दिखाई थी जब उसने मेरे माँ बाप को सरे बाजार जलील किया था। आज मैं उसी मुस्कान को हमेशा के लिए मिटाने आया था। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कविता ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा कि जज अब मुझे ही गुनहगार ठहराने वाले हैं। वो नहीं जानती थी कि उसका सबसे बड़ा सबूत, वो वीडियो जिसे उसने बद्दी चालाकी से बनाया था, वही उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला था। उसने सोचा था कि वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरी बची खुची इज्जत और जायदाद भी हड्ड लेगी, लेकिन उसका हर एक शब्द, उसका हर एक कदम उसे मेरे बिछाए हुए जाल में और गहराई तक फंसाता जा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि मोहब्बत से शुरू हुआ एक रिश्ता इस नफरत भरी अदालत तक कैसे पहुंच गया। इस तबाही की कहानी की शुरुआत उस दिन नहीं हुई जब उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। इसकी शुरुआत तो हमारी शादी के पहले दिन से ही हो गई थी, जब उसने मेरी पत्नी बनकर नहीं बल्कि मेरे घर की मालकिन बनकर कदम रखा था। हमारी शादी धूमधाम से हुई थी। मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी ताकि उनकी इकलौती बहू जब घर आए तो उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में सुकून और आंखों में कविता के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर एक छोटा सा खुशहाल आशियाना बनाएंगे, लेकिन मैं गलत था। कविता ने मेरे घर को कभी अपना समझा ही नहीं। वो इसे एक सीढ़ी समझती थी जिस पर चढ़कर उसे अपनी दौलत की मंजिल तक पहुंचना था। शुरू में उसकी मांगें छोटी होती थीं, कभी नई शादी तो कभी किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना। मैं अपनी जरूरतों को मारकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मुझे लगता था कि शायद नए माहौल में ढलने में उसे वक्त लग रहा है। मेरे माँ बाप उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। माँ सुबह अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता बनाती और पापा बाजार से उसकी पसंद की हर चीज ले आते, लेकिन उसकी नजरों में हमारे लिए कोई सम्मान नहीं था। वो अक्सर मुझ पर तंज कसती, आपके माँ बाप भी आपकी तरह ही हैं, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, इन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा देखा ही नहीं। असली जहर तो तब घुलना शुरू हुआ जब हम उसकी बद्दी बहन के घर जाने लगे। उसका पति एक बद्दा बिजनेसमैन था। शीशे जैसे चमकते फर्श, महंगी गाढ़ियां और नौकरों की फौज। कविता की आंखें उस चमक दमक को देखकर फटी रह जाती थीं। वहां से लौटते ही वो हफ्तों तक मुझसे बात नहीं करती थी। घर में एक अजीब सी घुटन भर जाती थी। वो कहती, देखा आपने जीजू को, दीदी को रानी बनाकर रखते हैं, और एक आप हैं, एक मामूली से मास्टर। इस जिंदगी से तो अच्छा था मैं कुंवारी ही रह जाती। हर बात में तुलना, हर पल मेरा अपमान, ये मेरी रोज की जिंदगी बन गई थी। मैं उसके लिए एक पति नहीं बल्कि उसकी अधूरी ख्वाहिशों का जिम्मेदार था। मेरे माँ बाप ये सब देखकर अंदर ही अंदर घुटते थे। एक दिन माँ ने हिम्मत करके उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सम्मान और प्यार सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनना था कि कविता आग बबूला हो गई। आप मुझे सिखाएंगी?
पहले अपने बेटे को तो कुछ कमाना सिखा दीजिए। मैं यहाँ इस गरीबी में सड़ी दीदी अचने के लिए नहीं आई हूं। उस दिन पहली बार मेरे सब्र का बांध टूटा था, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए मैं चुप रह गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी यही चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत थी। वो तूफान तब आया जब मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उन्हें खो देंगे। ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख रुपये था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी काविटा के शौक पूरे करने में लगा दी थी। मेरे पास फूटी कौडी तक नहीं बची थी। उस रात मैं जिंदगी में पहली बार खुद को इतना लाचार और हारा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी आंखों के सामने बस एक ही उम्मीद की किरण थी, वो सोने के गहने जो मैंने शादी पर और उसके बाद हर तीज त्योहार पर कविता को दिए थे। उनकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा थी। मैं कांपते हुए कदमों से अपने कमरे में गया। कविता बिस्तर पर बैठकर किसी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बाहर मेरे पापा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ डाल दिए। कविता, पापा को तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं। हमारे पास जो गहने हैं, क्या तुम वो मुझे दे सकती हो? मैं वादा करता हूं, पापा के ठीक होते ही मैं तुम्हें 2 गुने गहने बनवा कर दूंगा। उसने मैगजीन से नजरें हटाईं और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीदम कौदा हूं। फिर वो ठंडे सपाट लहजे में बोली, पागल हो गए हो क्या? वो मेरे गहने हैं, तुम्हारी कमाई नहीं। मैं उन्हें किसी बीमार बूढ़े पर क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, अब और कितना जिएंगे? उसका एक एक शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह उतर गया। जिस औरत के लिए मैंने अपनी दुनिया लुटा दी थी, आज वो मेरे पिता की जिंदगी का सौदा कर रही थी। उस पल मेरे अंदर की सारी मोहब्बत मर गई। उसकी जगह एक ऐसी नफरत ने ले ली जिसकी आग में सब कुछ जलकर राख होने वाला था। मैं चीखा, तुम इंसान नहीं, डायन हो। तुम्हें मेरे पापा की जिंदगी से ज्यादा ये बेजान गहने प्यारे हैं। मेरी आवाज सुनते ही वो बिस्तर से उठी और एक नया नाटक शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगी, बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये दहेज के लालची मेरे गहने छीनना चाहते हैं। उसने अलमारी से मेरे कपड़े डीढे निकालकर बाहर फेंकने शुरू कर दिए। उसकी चीख पुकार सुनकर सारे मोहल्ले वाले हमारे दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। सबके सामने उसने मुझे और मेरे बीमार माँ बाप को जलील किया। उसने लोगों को बताया कि हम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। लोगों ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। मैं अपने ही घर के बाहर खद्दहा था, बेबस, अपमानित और टूटा हुआ। अंदर मेरी पत्नी मेरे पापा की मौत का इंतजार कर रही थी और बाहर दुनिया मुझ पर थूक रही थी। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी और अपने परिवार की इज्जत पर लगे इस दाग को मिटाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उस रात मैं सड्डू दिचकों पर भटकता रहा। मेरे कानों में कविता के वो जहरीले शब्द गूंज रहे थे, उनकी उम्र हो चुकी है, अब और कितना जिएंगे। मेरे अंदर एक आग जल रही थी, अपमान और बेबसी की आग। लेकिन मुझे टूटने का हक नहीं था। मुझे अपने पापा को बचाना था। मैंने अपना स्वाभिमान एक तरफ रखा और हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से मदद की जरा सी भी उम्मीद थी। कुछ लोगों ने मुंह फेर लिया, कुछ ने ताने दिए, लेकिन मेरे बचपन के दोस्त रोहन ने इंसानियत का धर्म निभाया। वो कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसने मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए अपने छोटे से घर के कागज गिरवी रख दिए। उस दिन मुझे समझ आया कि खून के रिश्तों से बड़े दिल के रिश्ते होते हैं। पापा का ऑपरेशन सफल रहा। जब वो अस्पताल में ठीक हो रहे थे, मैंने एक फैसला लिया। मैं अब उस शहर में नहीं रह सकता था जहां मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया गया था। कविता ने मेरे स्कूल में भी इतनी बातें बना दी थीं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझ पर रोहन का कर्ज था और माँ बाप की जिम्मेदारी थी। मैं वो भोला भाला मास्टर जी नहीं रह सकता था जिसे दुनिया पैरों तले रौंद कर चली जाए। मैं मुंबई चला गया, एक ऐसा शहर जो किसी के लिए रुकता नहीं। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। मैंने फैक्ट्रियों में मजदूरी की, रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, दिन में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया।
मैं 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे सोता था। मेरे शरीर का हर हिस्सा दुखता था, लेकिन जब भी आंखें बंद करता मुझे काविटा का हंसता हुआ चेहरा और मेरे पापा का बेबस चेहरा नजर आता। मेरी नफरत मुझे सोने नहीं देती थी, वो मुझे जिंदा रखे हुए थी। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जमा किए और एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू की। मैंने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद आया और मेरी क्लास चल पड़ी DHE। 5 साल के अंदर मेरी एक छोटी सी कोचिंग क्लास शहर के सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बदल गई। जिस आदमी के पास कभी अपने पिता के इलाज के लिए 5 लाख नहीं थे, आज वो 50 करोड़ की कंपनी का मालिक था। मैंने सबसे पहले रोहन का कर्ज चुकाया और उसे एक नया घर खरीद कर दिया। मैंने अपने माँ बाप को अपने पास एक आलीशान घर में बुला लिया। मेरे पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं था। मेरे जख्म अभी भी हरे थे। 20 साल बीत चुके थे, लेकिन मैं उस दिन को एक पल के लिए भी नहीं भूला था। अब वक्त आ गया था हिसाब बराबर करने का। मैं 20 साल बाद अपने शहर वापस लौटा। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि कविता ने हमारा पुराना घर बेच दिया था और उन गहनों के पैसों पर रानी की तरह जी रही थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी और अपने नए पति के साथ मिलकर लोगों को धोखा देने का कारोबार चला रही थी। वो भूल गई थी कि कर्म का पहिया घूमकर एक दिन वापस जरूर आता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अतीत एक तूफान बनकर उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए लौट आया है। मेरा पहला कदम कविता से मिलना नहीं था, बल्कि उसके किले को अंदर से खोखला करना था। मैंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को कविता और उसके नए पति सुरेश की जासूसी पर लगा दिया। जल्द ही सारी सच्चाई सामने आ गई। वो दोनों मिलकर एक फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे। उनका काम था शरीफ, मध्यम वर्गीय लोगों को बड़े मुनाफे का लालच देकर उनकी जिंदगी भर की कमाई हडचप लेना। वो सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर चुके थे। अब मेरा मकसद सिर्फ अपना बदला लेना नहीं था, बल्कि उन तमाम बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना भी था। मैंने उनके ही खेल को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने एक नई पहचान बनाई। मिस्टर सिंघानिया, लंदन से आया एक बहुत अमीर NRI जो भारत में एक बड़ा निवेश करना चाहता था। मैंने शहर के सबसे महंगे होटल में एक पूरा फ्लोर बुक किया, किराए पर लग्जरी गाड़ियों का काफिला लिया और अपने कुछ कर्मचारियों को अपना मैनेजर और वकील बनाकर साथ रख लिया। मैंने एक बड़ी बिजनेस पार्टी में सुरेश से जानबूझकर मुलाकात की। मैंने उसे बातों बातों में बताया कि मैं भारत में 50 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक अच्छी कंपनी की तलाश में हूं। 50 करोड़ का नाम सुनते ही सुरेश की आंखों में लालच की ऐसी चमक आई जिसे मैं 20 साल दूर से भी पहचान सकता था। वो मेरे जाल में फंस चुका था। उसने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया ताकि वो मुझे अपनी ब्रिलियंट बिजनेस पार्टनर और पत्नी कविता से मिलवा सके। जिस दिन मैं उसके घर गया, मेरे दिल में भावनाओं का एक बवंडर चल रहा था। 20 साल बाद मैं उसे देखने वाला था। जब दरवाजा खुला तो सामने वही कविता खड़ी थी। वक्त ने उसके चेहरे पर लकीरें खींच दी थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही घमंड और लालच आज भी जिंदा था। एक पल के लिए उसने मुझे देखा। शायद कोई भूली बिसरी झलक उसे नजर आई, लेकिन फिर उसने अपनी नजरें मेरे महंगे सूट और खड्डी पर टिका दी। मैं अब उसके लिए एक अतीत नहीं, बल्कि एक सुनहरा भविष्य था जिसे वो लूटना चाहती थी। डिनर पर उसने अपनी झूठी महानता की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे उसकी पहली शादी एक गरीब और लालची मास्टर से हुई थी जिसने उसे धोखा दिया। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा था। मैंने कहा, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। मेरे इस तंज को वो अपनी तारीफ समझकर खुश हो गई। रात के अंत तक वो दोनों मेरे पैरों में गिद्ध-गिद्धाने लगे थे कि मैं अपनी 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी में करूं। मैंने थोड़ा नाटक किया और फिर एक शर्त पर मान गया। मैंने कहा, लंदन में मेरे पार्टनर्स को पूरी पारदर्शिता चाहिए, इसलिए हमें इस पूरी डील की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी जिसमें आप दोनों
अपनी कंपनी के सारे वादे दोहराएंगे। दौलत के नशे में अंधे वो दोनों फौरन तैयार हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वो अपने बिजनेस की डील नहीं बल्कि अपनी बर्बादी के कबूलनामे पर दस्तखत करने जा रहे थे। अगले दिन मेरे आलीशान ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में सब कुछ तैयार था। मेज पर स्टैम्प पेपर्स, सामने एक प्रोफेशनल कैमरा और मेरा वकील, जो असल में मेरी कंपनी का लीगल हेड था। कविता और सुरेश ऐसे सज धज कर आए थे जैसे आज उन्हें कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला हो। उनके चेहरों पर 50 करोड़ डिच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। कैमरा ऑन हुआ। मेरे वकील ने उनसे उनकी कंपनी की पॉलिसी और रिटर्न्स के बारे में बताने को कहा। दोनों ने मिलकर झूठ का एक ऐसा महल खड्डे देहा किया जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। उन्होंने बताया कि कैसे वो लोगों के पैसे को जादुई तरीके से दोगुना कर देते हैं। वो पूरे आत्मविश्वास से अपनी धोखाधड़ी को अपनी काबिलियत बता रहे थे। फिर मैंने उनसे उनके पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। सुरेश ने गर्व से अपनी उन सारी पुरानी कंपनियों के नाम गिना दिए जिनके जरिए उन्होंने लोगों को लूटा था। वो अपने हर फ्रॉड को एक सक्सेस स्टोरी की तरह पेश कर रहे थे और काविटा मुस्कुराते हुए हामी भर रही थी। वो दोनों अनजाने में अपना हर गुनाह कैमरे पर कबूल कर चुके थे। जब मुझे लगा कि मेरे पास काफी सबूत इकट्ठा हो गए हैं, मैंने अपना आखिरी दांव खेला। मैं कविता की तरफ मुद्दा और बद्दे शांत लहजे में पूछा, कविता जी, आपने बताया था कि आपकी पहली शादी अच्छी नहीं रही। आपके पूर्व पति, वो जो एक टीचर थे, क्या नाम था उनका? सवाल सुनकर वो एक पल के लिए झिनकी, फिर नफरत से बोली, अरुण नाम था उसका। एक नंबर का नाकामयाब और लालची इंसान था। मैंने उसका बोला हुआ नाम हवा में तैरने दिया। कमरे में एक खामोशी छा गई। फिर मैंने धीरे से अपना चश्मा उतारा, सीधा उसकी आंखों में देखा और मेरी आवाज बदल गई। वो अब मिस्टर सिंघानिया की नहीं बल्कि उस अरुण की आवाज थी जिसे उसने 20 साल पहले बर्बाद कर दिया था। वही नाकामयाब और लालची इंसान आज तुम्हारे सामने बैठा है कविता, और वो तुमसे सिर्फ अपना नहीं बल्कि उन सैकड़ों लोगों का हिसाब लेने आया है जिन्हें तुमने लूटा है। मेरे असली रूप को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड्डीएच गया। वो ऐसे कांपने लगी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सुरेश का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या बकवास है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और अंदर वो लोग दाखिल हुए जिन्हें कविता और सुरेश ने सालों पहले बर्बाद किया था। मैंने उन सभी पीड़ित परिवारों को ढूंढ निकाला था। उनके पीछे पुलिस की टीम खद्दी थी। कविता की नजरें पहले उन गुस्से से भरे चेहरों पर गईं, फिर पुलिस की वर्दी पर और आखिर में मुझ पर आकर टिक गईं। उसकी आंखों में अब लालच नहीं, सिर्फ खौफ था। मैंने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों के सारे गुनाहों का सबूत इस टेप में है। ये इनकी बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट है। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फर्श पर गिर पड्डी और फूट फूट कर रोने लगी। इस बार उसके आंसू झूठे नहीं थे, ये उसकी हार, उसके खौफ और उसकी बर्बादी के आंसू थे। सुरेश चिल्लाने लगा, ये सब झूठ है, इसने हमें फंसाया है। लेकिन उसकी आवाज उन पीड़ितों के गुस्से और दर्द के शोर में दब कर रह गई जिन्हें उसने और काविता ने मिलकर लूटा था। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब हथकड़ियां कविता के हाथों में लगीं, तो उसने आखिरी उम्मीद से मेरी तरफ देखा। वो घिसटती हुई मेरे पैरों में आकर गिर पड़ी। अरुण, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, मैं सब कुछ वापस कर दूंगी, बस मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। 20 साल तक जिस औरत के लिए मेरे दिल में नफरत की आग जलती रही, आज उसे इस हालत में देखकर मुझे नफरत भी नहीं हो रही थी। मेरा दिल खाली हो चुका था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जब मेरे पापा जिंदगी और मौत से लड़ीडीएच रहे थे, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी? जब तुम लोगों के घर उजाड़ देख रही थी, तब तुम्हारी माफी कहाँ थी? तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं जलाया कविता, तुमने सैकड़ों लोगों के सपनों को राख किया है। तुम्हारा हिसाब अब कानून करेगा। मैं पीछे हट गया।
पुलिस उन्हें खींच कर ले जाने लगी। और फिर आज का दिन आया। अदालत का वही कमरा, वही कटघरा और वही कविता। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। वीडियो सबूत और दर्जनों गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने कविता और सुरेश को जनता के साथ धोखाधड़ी करने, साजिश रचने और अनगिनत परिवारों को बर्बाद करने का दोषी पाया। जज ने हथौड़ा उठाया और कहा, अदालत मुजरिम कविता और सुरेश को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। हथौड़ा मेज पर पड्डा और उसकी ठक की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कविता ने एक आखिरी चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। उसका 5 मिनट का तमाशा खत्म हो चुका था और 20 साल की सजा शुरू हो गई थी। मैं उठा और चुपचाप अदालत से बाहर आ गया। बाहर तेज धूप थी। 20 साल बाद आज मुझे पहली बार लगा कि मेरे सीने पर से कोई भारी पत्थर हट गया है। बदला पूरा हो चुका था। हिसाब बराबर हो गया था।